जय हिंद। वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे और 30 मोर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम जल्दी डिस्कस करके ख़त्म करें सो दैट आपका टाइम भी बचे और आपके लिए ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली। अगर आपको जीके जानने का भी शौक है, जीके पढ़ने का भी शौक है, तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द फॉलोअर ऑफ whom were known as the Lollards या तो पुअर प्रीस्ट। देन द राइट आंसर इज जॉन वैक्लिफ। जॉन वैक्लिफ जो थे वो एक प्रीस्ट थे, कैथोलिक प्रीस्ट, और इनको ये भी माना जाता है कि जो प्रोटेस्टेंट, हमें पता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गई थी, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो कैथोलिक प्रीस्ट थे लेकिन इनको जो है वो प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन का प्रीडिसेसर भी माना जाता है कि जो कैथोलिक रिलीजन में, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में जो जहाँ पे उनको बुराइयां नजर आई थी उनके अगेंस्ट में ये कहते थे, इनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको पुअर प्रीस्ट के नाम से या लॉलियार्ड्स के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बारे में जब हम फर्दर चीज़ों को इंक्वायर करते हैं या क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्टिन लूथर वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन विच कंट्री। मतलब मार्टिन लूथर, रिफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, जो अभी मैंने कहा कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की बुराइयों के अगेंस्ट जो मूवमेंट शुरू हुआ था, दैट इज नोन एज अ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। तो मार्टिन लूथर ने जो था वो इसके अगेंस्ट, किसके पायनियर थे, उन्होंने इसको प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो भी थीसिस थी या जो भी बुराइयां थी उसको उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। बिकॉज वी नो दैट कि हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ इवल्स तो होते ही हैं जो कि लोग उसके अगेंस्ट बोलते भी हैं। तो यहाँ पे अगर इसका राइट आंसर देखें, देन राइट आंसर इज जर्मनी। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, टू एक्सपोज द माल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सपोज द माल प्रैक्टिसेस हु रोट द 95 थीसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 95 थीसिस वाला, बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और जर्नल भी, जिनको लिटरेचर का या इस तरह के मूवमेंट्स का जो एक रेनेसा या रिफॉर्मेशन या वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है, उनको अगर जानने का शौक है तो 95 थीसिस आपने जरूर पढ़ा होगा। नेल्ड इट ऑन द चर्च डोर एट द विटनबर्ग इन 1715। नेल्ड इट मैंने आपको अभी बोला कि जब प्रिंटिंग का आविष्कार हो गया था, मतलब जब प्रिंटिंग के बारे में गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बताया कि आप ऐसे प्रिंटिंग कर सकते हो, तो इस तरह के नोटिस और इस तरह की प्रिंट होनी चीजें स्टार्ट हो गई थी। इसमें 95 थीसिस जो से दैट इज रिटन बाय मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के जो भी इवल्स थे या माल प्रैक्टिसेस उस टाइम के चर्च में हुआ करती थी, उनको 95 थीसिस के माध्यम से बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स वर कॉल्ड। प्रोटेस्टेंट्स तो हम सभी को पता चल गया कि कैथोलिक के अगेंस्ट जो लोगों ने बात करी उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। तो फ्रेंच प्रोटेस्टेंट को क्या कहा जाता था? फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स को हुगोनोट्स के नाम से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु पब्लिश्ड अ रिफ्यूटेशन ऑफ द लूथर्स थीसिस फॉर विच द पोप कंफर्म्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ द डिफेंडर ऑफ फेथ। मतलब मार्टिन लूथर ने जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा उसको डिफेंड किसने किया, जिसके लिए पोप ने उसको टाइटल भी दिया था डिफेंडर ऑफ फेथ। सो दैट इज डन बाय हेनरी VIII। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन से किंग ने of England broke with the Pope who did not agree with his decision to divorce his wife Catherine of Aragon। तो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना था जिसके लिए पोप ने इसको मना किया, तो वो भी हमारे कौन थे? किंग जो थे वो हेनरी VIII थे, और हेनरी VIII को ही पोप ने डिफेंडर ऑफ फेथ का जो टाइटल था वो दिया था। क्वेश्चन देखते हैं कि इन 1618, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1618 अ वॉर ब्रोक इन, ठीक है ना, बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट विच लास्टेड फॉर द 30 ईयर्स। मीन्स ये 30 ईयर्स के लिए वॉर चली थी। कौन सी कंट्री में हुई थी? जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में हुई थी, विच इज ऑल्सो नोन एज 30 ईयर्स वॉर। इसको 30 ईयर्स वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो नेम ऑफ द कंट्री इज जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डैश वॉज एन इंटेलेक्चुअल, मतलब कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एंड कल्चरल रेवोल्यूशन विच इज यूजली एसोसिएटेड विद द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में ऐसा कौन सा इंटेलेक्चुअल, जब इंटेलेक्चुअल की बात आती है तो हमेशा आपने याद रखना कि रेनेसा, रिफॉर्मेशन, बेसिकली नो डाउट कि वो इंटेलेक्चुअल से ज्यादा रिलीजियस और जो किंग के डिवाइन राइट्स थे उनके
अगेंस्ट में था। तो जब इंटेलेक्चुअल की बात आती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, दैट वाज द एनलाइटनमेंट मूवमेंट, कि साइंस की तरफ या फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाना जो था वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द राइटर हु स्प्रेड द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट। मतलब वो राइटर्स, ठीक है, उसमें कोई भी हो सकते थे, पॉलिटिकल हो सकते थे, साइंटिफिक हो सकते थे, सोशल या इकोनॉमिकल जैसे भी हैं, तो जिन्होंने एनलाइटनमेंट को स्प्रेड किया उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है बाय द नेम ऑफ फिलोसफर्स। वो फिलोसफर्स हैं जिन्होंने पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लोगों को जागृत करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए जो थी वो दी थी। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डैश वॉज, हु वॉज पोर्तुगीज रूलर हु गेव एनकरेजमेंट एंड हेल्प्स टू द नेविगेटर्स टू एक्सप्लोर द न्यू सी रूट टू ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ जाने के लिए कौन से सबसे पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने जितने भी नेविगेटर्स था उनको जो था वो क्या दिया, ज्यादा प्रमोट करा? तो दैट वॉज द हेनरी द नेविगेटर। ही वॉज अ पोर्तुगीज रूलर जिन्होंने मोटिवेट किया कि ज़्यादा जो है वो इसकी तरफ जाना चाहिए, हमें सी रूट्स को खोजना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1486 AD हु सेल्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट अफ्रीका एंड वेंट एज फार एज द केप ऑफ स्टॉर्म्स विच लेटर नेम्ड एज द केप ऑफ गुड होप बाय द पोर्तुगीज किंग एंड इट गेव अ डेफिनेट होप ऑफ द डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट टू ईस्ट। तो इनमें से वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप को खोजा, जिसको बाद में इसका नाम दिया गया? पहले इसको जाना जाता था द केप ऑफ स्टॉर्म, बिकॉज उसके आगे समुद्र ही समुद्र नजर आता था, तूफान ही तूफान नजर आते थे, ये पता नहीं चलता था कि इसके आगे जो है वो कहां पे जाना है। तो ये किसने किया था? दैट वाज अ बार्थोलोमेओ दियाज। ही वाज अ बार्थोलोमेओस दियाज जिसने केप ऑफ गुड होप को खोजा बेसिकली, मतलब उस रास्ते को, जिसके बाद बहुत सारे नेविगेटर्स जो थे वो वहां से आगे गए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटालियन सेलर नेम क्या था उसका? लेफ्ट द स्पेनिश पोर्ट इन अगस्त 1492 एंड सेट फुट ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन अ वेस्ट इंडीज इन अक्टूबर 1942। मतलब अक्टूबर 1942 में वो पहुंच गए थे। देन राइट आंसर इज क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, बेसिकली वो खोज तो रहे थे इंडिया का रास्ता, लेकिन भटक गए वो रास्ते में और ईस्ट की तरफ मुड़ने की बजाय वो टर्न हो गए थे वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट डिस्टिंक्शन ऑफ गेटिंग द वर्ल्ड गोज टू द नेविगेटर। बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मैगलन जानते हैं, दो वो पूरा साइकिल तो नहीं कर पाए थे लेकिन अपनी फ्लीट को लेके गए थे। लास्ट में इनकी फिलीपींस में किसी ने मतलब हत्या कर दी थी, मार दिए थे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद द हेल्प ऑफ द स्पेनिश किंग चार्ल्स II हु स्टार्टेड द हिस्टोरिक journey in September 1519 AD and after 2 years landed at the island of Philippines where he was killed by the natives। तो शायद मैंने अभी आपको बोला he was a Ferdinand Magellan। जब उनको भेजा था चार्ल्स II ने कि आप जाओ, मतलब वहाँ से ईस्ट की तरफ जाओ, वहाँ के स्पाइसेस और रिचेस जो भी हैं वो लेके। फर्डिनेंड मैगलन की भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये पोर्तुगीज था लेकिन वहाँ से इसकी बात नहीं मानी गई, फिर स्पेन में आया, स्पेन में इसने कैसे रिलेशन बनाए, किंग तक पहुँचा, अपना आइडिया उनको बताया कि ईस्ट से कैसे वो रिचेस और ये सारी चीजें लेके आ सकते हैं। तो ये लेकिन ये वापस नहीं आ पाए थे, इनको रास्ते में ही मार दिया गया था वहां पे फिलीपींस ने, उनके नेटिव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु क्वाइंड द टर्म मर्सेंटाइल सिस्टम टू डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट साउट टू एनरिच द कंट्री बाय रेस्ट्रेनिंग इंपोर्ट्स एंड एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचनी है और इंपोर्ट कम से कम लेके आना है। ये सबसे पहले ये सिस्टम किसने बताया था? दैट वाज द एडम स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने ये टर्म क्वाइन करी थी मर्सेंटाइल सिस्टम, कि आपने इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को ज्यादा करना है अगर आपको ज्यादा रिचनेस जो है वो अपनी कंट्री के लिए अर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लेजल फेयर वाज क्वाइंड बाय डैश इकोनॉमिक फिलोसोफर टू एनलाइटनमेंट। मतलब इसमें से कौन से इकोनॉमिक फिलोसोफर थे जिन्होंने ये लेजल फेयर टर्म क्वाइन करी थी? देन द फिलोसोफर, दिस फिलोसोफर वाज द फ्रेंच, मींस ये फ्रेंच फिलोसोफर ने टर्म बताई थी फॉर एनलाइटनमेंट के लिए इस टर्म को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल अ फिलोसोफर ऑफ एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ विच
कंट्री जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, यूटिलिटेरियन मूवमेंट, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे ब्रिटिश। ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेल्जियन हिस्टोरियन, बेल्जियम के हिस्टोरियन थे ये, फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ द रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। कौन सी थ्योरी है? रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म आपको पता है सामंतवाद, जस्ट लाइक अ लैंडलॉर्ड की तरह ही सिस्टम था ये यूरोपियन कंट्रीज में। तो इनमें से किसने जो था वो बेल्जियम हिस्टोरियन ने थ्योरी दी थी कि रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से आप फ्यूडलिज्म की जो एक पावर है उसको रिड्यूस कर सकते हो, दैट इज हेनरी पेरने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ फोकस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, वो है कि 1904 हु पब्लिश्ड हिज मोनुमेंटल वर्क द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, in which he argued that the capitalism was the product of प्रोटेस्टेंटिज्म, कि प्रोटेस्टेंटिज्म, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का वो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट जब डिवाइड हुए उसके बाद ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी ज्यादा बनने शुरू होगी। कैपिटलिज्म मींस अ थ्योरी ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर वेल्थ, ज्यादा पैसा कमाने की। दिस इज एक्चुअली पब्लिश्ड बाय वेबर। किसने पब्लिश किया था? ये वेबर ने पब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ होम इन 1603 AD एंडेड द ग्लोरियस पीरियड ऑफ टूडोर्स। ठीक है, तो टूडोर्स जो थे वो इंग्लैंड के रूलर्स थे, जो वेल्श है ना, वेल्श के जो, क्या आपको पता है कि इंग्लैंड जो है बेसिकली जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, उसमें एक इंग्लैंड है, एक वेल्श है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का पार्ट। अब तो उसमें थोड़ा सा पहले पूरा कैप्चर था, बट अभी आयरलैंड का बिल्कुल नॉर्थ का हिस्सा है, तो बल्कि वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। उसमें वेल्श के जो रूलर्स थे उसमें सबसे लास्ट रूलर जो थी, शी वॉज एलिजाबेथ वन। कौन थी? एलिजाबेथ वन थी, और उनको हम टूडोर्स के नाम से जानते हैं, जो वेल्श के रूलर्स इंग्लैंड को रूल करते थे। यहां मैं आपको बता देती हूँ कि टूडोर्स में सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे हेनरी 7, और हेनरी 7 के बाद हेनरी 8, और हेनरी 8 के बाद उनके 3 बच्चे, जिसमें सबसे पहले जो थे दैट वाज एडवर्ड 4, मैरी 1 एंड एलिजाबेथ 1। तो एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये जो एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये टूडोर्स का जो रूल था वो इंग्लैंड के टोटल इसमें पूरा खत्म हुआ। पॉइंट देखते हैं कि हु इनैगुरेटेड द स्टुअर्ट डायनेस्टी इन इंग्लैंड। स्टुअर्ट डायनेस्टी इंग्लैंड में किसने इनैगुरेट करी थी? तो राइट आंसर है इसका जेम्स 1। राइट आंसर क्या है इसका? जेम्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल बिगेन विद जेम्स 1 एंड एंडेड विद द ग्लोरियस और द ब्लडलेस रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ होम। तो जेम्स 1 के साथ ये शुरू हुआ था और जेम्स 2 के साथ ये मूवमेंट खत्म हुआ था। इसको ग्लोरियस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जेम्स 2 को अपनी पोस्ट से हटा के उसकी डॉटर और सन इन लॉ को पोस्ट पे बिठाया गया था, और साथ में ही जो वहां के पार्लियामेंट जो मतलब मोनार्की थी वो पार्लियामेंट के अंडर थोड़ा आ गई थी, और यहीं से बिल्स ऑफ राइट, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ राइट, इनको जो थे वो बिल्स ऑफ राइट भी मिल गए थे, स्पेशली जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे। ऐसे ही बिल्स ऑफ राइट जो थे वो अमेरिका के लोगों को भी मिले थे 1791 में। ये जो रेवोल्यूशन हुआ था ये 1688 में हुआ था, जिसको ग्लोरियस एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं, और 1689 में, ठीक है, 1689 में इनको बिल्स ऑफ राइट, वहाँ के जो प्रिविलेज क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, उसको वो मिल गए थे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको ध्यान में रखें। द सेम वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको पूछा कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ डैश मार्क द एंड ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, दैट इज इन 1689। कौन सा था? 1689 था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिल्स ऑफ राइट, सेम ही क्वेश्चन यहां पे दोबारा से आ गया, दैट इज द बिल्स ऑफ राइट वाज इन द ईयर ऑफ 1689 में। कब थे? 1689 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इन हिज बुक द स्टेट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लीगल सोवेनिटी। क्या है ये? द स्टेट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लीगल सोवेनिटी, asserted that the king was the source of all law and was accountable to God only। तो ये किसने अपनी बुक में, है ना, द स्टेट प्रोपाउंडेड, ये थ्योरी जो थी किस फिलोसोफर ने अपनी बुक में दी थी? थ्योरी दी थी जीन बॉर्डिन ने। ठीक है, कि सारे जो किंग के मेन सोर्स है वो सिर्फ किंग ही है, गॉड ने उसको पावर दी है रूल करने के लिए, और इंग्लैंड के राजा तो ऐसा बहुत मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच
ऑब्सोल्यूट रूल, ऑब्सोल्यूट मींस रूल विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अपनी पीक पे किसके टाइम पे था? वैसे तो सारे ही लुइस जो थे उनके पीक पे जरूर था, लेकिन लुइस 14 के टाइम में सबसे ज्यादा जो क्रुएलिटी थी वो, और 15 और 16 तक पहुंचते पहुंचते तो आपको पता है लुइस 16 के टाइम में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही हो गया था, तो लुइस 14 के टाइम में ये सबसे ज्यादा अपनी पीक पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइस 14 बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो लुइस 14 जो थे वो बर्बन डायनेस्टी ऑफ फ्रांस से बिलोंग करते थे। ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ये फ्रांस की। नेक्स्ट है द फर्स्ट बर्बन किंग ऑफ फ्रांस वाज, फ्रांस के पहले बर्बन किंग कौन थे? तो फ्रांस के पहले बर्बन किंग थे हेनरी IV। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वाज रिजल्टेड इन द एंड ऑफ ऑब्सोल्यूटिज्म इन फ्रांस ब्रोक आउट इन विच ईयर? कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था? 1789 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60th क्वेश्चन, दैट इज 60th क्वेश्चन है कि जो फेडरिक है ये भी एक ग्रेट किंग होते थे, कौन सी कंट्री के? और उनके टाइम में भी उस कंट्री में जो ऑब्सोल्यूट रूल है वो अपनी जिनीत पे था, अपनी पीक पे था। देन द राइट आंसर इज पर्शिया, ही वाज अ किंग ऑफ पर्शिया एंड वेरी ऑब्सोल्यूट किंग। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपके बहुत काम आएंगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन में पढ़ के जाएंगे। तो नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वर्ल्ड पॉलिटी के क्वेश्चन लेके हम आते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।